Hello everyone, welcome to Internet Learning. Hope you all are doing well. So today we are going to study chapter number 9 of class 6th civics, which is the last chapter, and the chapter's name is Urban Livelihoods. So first of all, if you haven't watched the earlier chapters, then please click on the I button. There you will find the playlist. And if you are new to the channel, then please subscribe it and don't forget to press the bell icon so that you never miss an update. So let's start with our today's chapter, Urban Livelihoods. So in the previous chapter, we talked about rural livelihood. मतलब कि जो गांव में रहने वाले लोग हैं वो किस तरह अपना जीवन चलाते थे, वो किस किस तरह की एक्टिविटीज करके पैसा कमाते थे. सो इस चैप्टर में हम अर्बन एरिया के बारे में देखेंगे. अर्बन मतलब जो शहरी इलाके हैं, एंड लाइवलीहुड मतलब आजीविका, रोजी रोटी, कि किस तरह लोग शहरी इलाके में रहने वाले जो लोग हैं वो किस तरह अपना पेट भरते हैं, किस तरह वो अपनी आजीविका अर्न करते हैं, वो क्या क्या काम करते हैं, वो किन किन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहते हैं. तो ये सभी चीजों पर आज हम डिस्कशन करेंगे. से जो आप पिक्चर देख रहे हैं ये एक शहर वाले इलाके की पिक्चर है और यहाँ पे अलग अलग एक्टिविटीज होते हुए आप देख सकते हो. जैसे कि यहाँ पे एक इंडस्ट्री लगी हुई है, रोड्स पे कार चल रही है, यहाँ स्कूल है, एक बच्चे स्कूल जा रहे हैं, यहाँ पे एक स्टॉल लगा हुआ है खाने का, यहाँ पे ढाबा है, आपको टावर्स देखने मिलेंगे, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही है, कोई न्यूज़पेपर बेच रहा है, नीचे यहाँ पे बस स्टैंड पे लोग खड़े हुए हैं, यहाँ पे कोई ठेले में अपना कुछ बेच रहा है. तो ये सभी एक्टिविटीज एक शहरी इलाके में हो रही हैं. यहाँ पे बैंक भी है. तो ये सभी चीजें आप देख सकते हो. और अगर आप शहर वाले इलाके में रहते हो, if you live in urban area, then you can relate all these activities. आप देखते होंगे ये सभी एक्टिविटीज को अपने आसपास होते हुए. सो हमारे देश भारत में 5000 से भी ज्यादा टाउन्स हैं और 27 बिग सिटीज हैं, 27 बड़ी सिटीज हैं. बड़े शहर जैसे कि चेन्नई हो गया, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता या फिर और भी जो दूसरे बड़े शहर हैं, यहाँ पे 10 लाख से भी ज्यादा लोग रहते हैं और अपना काम वगैरह करते हैं, जीवन चलाते हैं. More than a million people living and around working here. So a million मतलब 1 million में कितना होता है? 10 लाख होता है. ठीक है, 10 lakhs. So एक शहर वाला इलाका वो होता है जहां पे 1 मिलियन या फिर 10 लाख से ज्यादा लोग रहते हों, काम करते हों. ठीक है. They say that the city never sleeps. तो लोग कहते हैं कि जो सिटी है वो कभी सोती नहीं है. तो सिटी वैसे तो कोई इंसान नहीं है जो सोए या जागे, बट इसका मतलब क्या है कि सिटी में रहने वाले जो लोग हैं वो कभी सोते नहीं है. वहां पे कभी इतना सन्नाटा सा देखने नहीं मिलेगा आपको. जैसे गांव वाले इलाके में क्या होता है कि अगर रात हो जाती है तो सब कुछ एकदम सुनसान सा हो जाता है, सब शांत, सब सो रहे होते हैं. बट शहरों में रात होने के बाद भी बहुत सारे काम होते हैं, हलचल आपको देखने मिलेगी, लोग आ रहे होंगे, जा रहे होंगे, सब मतलब एक बिजी सा माहौल रहता है रात के टाइम पर भी. सो दैट्स व्हाई दे से दैट द सिटी नेवर स्लीप्स. मतलब रात में भी यहाँ दिन की तरह ही काम होता रहता है. सो ऐसे ही एक सिटी की आज हम सैर करेंगे, मतलब एक सिटी में घूमने जाएंगे. हकीकत में नहीं, बट मैं आपको समझाऊंगी चैप्टर को और आप इमेजिन करेंगे, आप अपने इमेजिनेशंस में उस शहर में घूमने जाओगे. ठीक है. तो हम देखेंगे कि उस शहर में रहने वाले लोग किस किस तरह का काम करते हैं. आर दे एम्प्लॉयड बाय समवन और दिस आर सेल्फ एम्प्लॉयड. मतलब कि क्या उन्हें किसी और ने काम पे लगाया हुआ है, क्या वो किसी और के यहाँ काम कर रहे हैं, या फिर वो सेल्फ एम्प्लॉयड है, मतलब वो खुद ही अपने आप को जॉब दे रहे हैं. जैसे कि सेल्फ एम्प्लॉयड और एम्प्लॉयड में ऐसे कंफ्यूज नहीं होना. सेल्फ एम्प्लॉयड जैसे मतलब होता है कि कोई इंसान खुद ही अपनी दुकान खोलकर बैठ जाए. ठीक है, उसने अपनी स्टॉल लगा लिया, दुकान लगा ली, तो वो क्या है? सेल्फ एम्प्लॉयड. ऐसा नहीं है कि उसका कोई बॉस है जिसके अंडर वो काम कर रहा है. ठीक है, तो वो गया सेल्फ एम्प्लॉयड की जो खुद ही से अपना काम कर रहा है, जिसका कोई बॉस नहीं है. ठीक है, जिसने खुद ही को नौकरी दी हुई है. और एम्प्लॉयड मतलब कि जो किसी के यहाँ पे काम करे. तो जैसे किसी ने शॉप खोली, अब उसने अपने अंडर एक इंसान को रख दिया जो कि कस्टमर्स को सामान वगैरह दिखाने का, बेचने का काम करेगा. तो उस इंसान को क्या किया, जो दूसरा बंदा है, जो फर्स्ट बंदा था जिसकी दुकान है, वो तो हो गया सेल्फ एम्प्लॉयड, और दूसरा जिसको उसने अपने नीचे रखा है वो इंसान हो गया एम्प्लॉयड. ठीक है, कि इस शॉपकीपर ओनर ने, शॉप ओनर ने इस इंसान को जॉब दी है. ठीक है, एम्प्लॉय किया है. तो इस तरह हाउ डू दे ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स. वो रहने वाले जो लोग हैं वहां पर वो किस तरह अपने आप को ऑर्गेनाइज करते हैं, किस तरह वो रहते हैं. और क्या शहरों में सभी लोगों को सिमिलर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं?
क्या उन्हें सिमिलर अर्निंग अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं? तो इस चीज पर भी हम ध्यान देंगे। नाउ वर्किंग ऑन द स्ट्रीट। सो इस स्टोरी में क्या है, एक लड़की है जो कि अपने कजन के घर आई होती है और उसके कजन जो है वो एक शहर में रह रही होती है। तो जब वो अपने कजन के यहाँ आती है, शहर में आती है, तो इस स्टोरी में क्या बताया हुआ है कि जैसे जैसे वो मार्केट में जाते हैं तो क्या क्या चीजें वो देखते हैं, उस चीजों का उन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है कि क्या क्या चीजें उन्हें देखने मिली, किस तरह पे वहां पे लोग काम कर रहे थे। सो वही हम देखेंगे कि वर्किंग ऑन द स्ट्रीट, कि जब वो लोग स्ट्रीट से गुजर रहे थे तो किस किस तरह लोग जो है वहां पे काम कर रहे थे। दिस इज द सिटी वेयर माई कजन लिव्स। तो वो बच्ची बताती है कि ये वो सिटी है जहाँ पे मेरी कजन, मेरी बहन रहती है। वैसे तो मैं यहाँ कुछ ही टाइम्स आई हूँ, मतलब वो ज्यादा बार यहाँ नहीं आई, वो ऐसा बताती है। और वो बताती है कि इट इज अ वेरी बिग सिटी, ये जो सिटी है वो बहुत ही बड़ी है, ये एक बड़ा शहर है। तो वो बताती है कि मैं यहाँ एक बार आई थी, तब मेरी जो कजन है वो मुझे बाहर ले गई थी घुमाने के लिए। तो हमने सुबह सुबह ही लेफ्ट कर दिया था अपना घर, मतलब हम सुबह सुबह ही घर से निकल गए थे। और जैसे ही हम अपने जो घर वाली गली है उससे मेन गली पर पहुंचे, तो उन्होंने मेन गली पर देखा, मेन स्ट्रीट पर देखा कि वहां पे ऑलरेडी बहुत ज्यादा हलचल हो रखी है। मतलब वहां पे ऑलरेडी लोगों ने अपना काम स्टार्ट कर दिया है, बहुत सारी एक्टिविटीज हो रही हैं, पूरी हलचल है वहां पे। जो वेजिटेबल वेंडर है जो कि सब्जियां बेचते हैं, वो अपने टमाटोज, कैरेट्स, क्यूकम्बर्स, तो इन सभी चीजों को वो क्या कर रही थी, अरेंज कर रही थी अच्छे तरीके से, ताकि वो लोगों को दिखा सके, लोग देख सके कि वो क्या क्या चीजें बेच रही है। तो मतलब एक तरीके से वो अपना जो ठेला था उसको सेट कर रही थी सब्जी बेचने के लिए। और उस सब्जी वाले के बगल में ही एक छोटा सा स्टॉल था जहां पे एक औरत कलरफुल फ्लावर्स बेच रही थी। और उन कजन्स ने क्या किया, एक रेड और एक येलो रोज ले लिया। फिर वो रोड के दूसरी साइड देखते हैं कि पेवमेंट में एक आदमी न्यूज़पेपर्स को बेच रहा है और उसके चारों तरफ थोड़े बहुत लोग इकट्ठा हो रखे हैं और सभी लोगों को न्यूज जाननी थी, मतलब सभी लोग न्यूज जानने के लिए बड़े उत्सुक थे। चारों तरफ बसों का शोर हो रहा था और जो ऑटो रिक्शा हैं वो स्कूल जाने वाले बच्चों से भरे हुए थे। मतलब कि सुबह सुबह का टाइम है, बच्चे स्कूल जा रहे होंगे, तो और कुछ लोग ऑफिस वगैरह जा रहे होंगे, तो इसी तरीके से जो बस है उनकी हलचल है, एकदम शोर हो रहा है। और जो बच्चे हैं स्कूल जाने वाले वो ऑटो में बैठे हुए हैं। और पास ही में एक पेड़ है जिसके नीचे कॉबलर बैठ गया है और वो भी अपने जो छोटे से बक्से में से अपने टूल्स और मटेरियल्स निकाल रहा है। मतलब कि जो कॉबलर है, जो मोची है, वो भी अपने सामान को, अपनी दुकान को सेट कर रहा है। और उसी के साइड में एक रोड साइड बार्बर है जिसने अपना काम जो है वो शुरू कर चुका है। उसको ऑलरेडी एक कस्टमर मिल चुका है जो कि उसके पास अर्ली मॉर्निंग शेव के लिए आया हुआ है। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि आपने जो भी अभी तक पढ़ा उसमें किस तरह एक सिटी का सुबह सुबह का दृश्य बताया हुआ है कि किस तरह वहां पे क्या क्या एक्टिविटीज हो रही थी, कि सभी लोग, क्योंकि सुबह का टाइम है तो सभी लोग अपनी अपनी दुकानों को सेट करने में लगे हुए थे। सुबह का टाइम है, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, लोग अपने ऑफिस वगैरह जा रहे होंगे या ऐसे ही मार्केट वगैरह घूमने निकल रहे होंगे लोग। अब जैसे ही वो थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि एक वुमेन जो है वो एक कार्ट को पुश कर रही है, कार्ट को धक्का दे रही है। और उस कार्ट में क्या क्या है, अलग अलग प्लास्टिक की बॉटल्स हैं, बॉक्सेस हैं, हेयर पिन्स हैं, क्लिप्स हैं। तो आप भी अपने गांव में, अपने शहर में देखते होंगे कि इस तरह कोई आता है, छोटी सी ठेला होता है उनका, उसमें अलग अलग चीजें होती हैं, उसमें नेल पेंट, बिंदी, पिन्स, हेयर पिन्स, बॉटल्स, तो ये सभी छोटे छोटे सामान होते हैं। तो ऐसे ही वो औरत भी वो चीजें बेच रही थी। और ऐसे ही पास ही में एक जो पर्सन था, एक आदमी था, वो अपनी साइकिल ट्रॉली पे सब्जियां बेचने के लिए निकल पड़ा था, ताकि वो घर घर जाकर, मतलब जैसे नहीं गलियों में लोग जाते हैं, आवाज लगाते हैं, ताकि वो जो घर घर जाके अपनी सब्जियों को बेच सके। उसके आगे वो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एक ऐसी जगह पर पहुंचते हैं जहाँ पे रिक्शा जो है वो एकदम लाइन में लगे हुए हैं। वो लोग वेट कर रहे हैं कि उनके पास कोई कस्टमर आएगा। तो वो लोग भी डिसाइड करते हैं कि वो लोग एक रिक्शा लेंगे ताकि वो मार्केट जा सकें। और जो मार्केट था वो लगभग 2 किलोमीटर दूर था। सो यहाँ पे एक रिक्शा पुलर की कहानी दी हुई है, बच्चू मांझी अ साइकिल रिक्शा पुलर। सो इसकी स्टोरी से आपको एक और पर्सपेक्टिव देखने मिलेगा कि किस तरह लोग जो है वो अपनी लाइफ चलाते हैं, किस किस तरह वो गांव से निकल कर आते हैं और अलग अलग कामों में जुट जाते हैं ताकि वो थोड़ा पैसा कमा पाए। आई कम फ्रॉम अ विलेज इन बिहार वेयर आई वर्कड एज अ मैसोन। जो बच्चू मांझी हैं वो बिहार के गांव से आते हैं और वहां पे वो मैसोन का काम करते थे। मैसोन क्या होता है कि जो पत्थर से रिलेटेड काम करते हैं, मतलब पत्थरों को तोड़ना, उनसे कुछ बनाना। तो वो जो काम करते हैं पत्थर का काम, उसे मैसोन कहते हैं।
तो बच्चू मांझी की जो वाइफ है और उनके जो 3 बच्चे हैं वो गांव में ही रहते हैं, और बच्चू मांझी के पास कोई खुद की जमीन नहीं है, दे डोंट ओन एनी लैंड। वो बताते हैं कि गांव में मुझे रेगुलरली मैसोनरी वाला काम नहीं मिलता था, जो पत्थर का काम है वो मुझे रेगुलरली नहीं मिलता था, और उस काम से जो भी इनकम मिलती थी वो भी इतनी पर्याप्त नहीं थी कि जिससे मेरा घर चल पाए। ठीक है, तो उसको जो भी इनकम मिलती थी बच्चू मांझी को, वो बहुत ही कम होती थी कि वो अपनी फैमिली को नहीं चला पा रहे थे, उनका देखभाल नहीं कर पा रहे थे उस पैसे से। तो फिर उन्होंने डिसाइड किया कि वो सिटी में शिफ्ट होंगे। So after I reached this city, I bought an old cycle rickshaw and paid for it in installment. तो बच्चू मांझी जब इस सिटी में आए तो उन्होंने एक ओल्ड ऑटो रिक्शा, आई मीन साइकिल रिक्शा खरीदा, साइकिल रिक्शा नॉट ऑटो रिक्शा। सो उन्होंने एक साइकिल रिक्शा खरीदा और उसके लिए उन्होंने इंस्टॉलमेंट में पैसे दिए। इंस्टॉलमेंट क्या होता है कि जैसे कोई चीज 100 रुपए की मान लो, ठीक है, आपको 100 रुपीज की कोई चीज लेनी है, बट आपके पास पैसे नहीं है, पूरे 100 रुपए नहीं है उस चीज को देने के लिए। तो सामने वाला आपको क्या कहता है कि कोई बात नहीं, आप मुझे 20 रुपए अभी दे दो और बाकी जो 80 रुपए हैं वो हर महीने 10-10 करके देते रहना। तो क्या हो गया, पहले उसने 20 रुपए दिए और बाकी कितने बचे, 80। तो अब वो जो 80 रुपए हैं तो उनको इंस्टॉलमेंट में देगा। इंस्टॉलमेंट मतलब कि हर पीरियड में एक फिक्स्ड अमाउंट देते रहना, ठीक है, धीरे धीरे करके पैसा दे देना, तो वही होता है इंस्टॉलमेंट। तो उन्होंने जो बच्चू मांझी है उन्होंने एक पुराना साइकिल रिक्शा खरीदा और उसको इंस्टॉलमेंट में उसके लिए पैसे दिए। और वो यहाँ पे काफी साल पहले आए थे और रोज क्या करते हैं, वो रोज सुबह सुबह आते हैं, वो बस स्टैंड पर आ जाते हैं और वहां से लोगों को जहां पर भी जाना होता है तो वहां पे लोगों को ले जाते हैं। बच्चू मांझी रात के 8:30 बजे तक काम करते हैं और वो अपने आसपास वाले एरिया में 6 किलोमीटर तक लोगों को राइड देते हैं, ठीक है। और हर एक कस्टमर जो है वो उन्हें 10 से 30 रुपए तक दे देता है उनके राइड के हिसाब से कि कितना डिस्टेंस उन्होंने ट्रेवल किया है। अब ऐसा नहीं होता कि हर दिन जो बच्चू मांझी है वो एकदम ठीक रहे, सारा काम एकदम अच्छे से चले। कभी कभी होता है कि बच्चू मांझी की तबीयत जो है वो खराब हो जाती है, वो बीमार पड़ जाते हैं। तो जब उनकी तबीयत खराब होती है तो उस टाइम वो काम नहीं कर पाते। अब साइकिल रिक्शा चलाना है, वो तो मेहनत का काम है ना, ऐसे ही तो नहीं बैठे बैठे हो जाएगा। तो जब तबीयत खराब होती है तो वो काम नहीं कर पाते और जिस वजह से उस दिन वो कुछ भी नहीं कमा पाते। जब वो साइकिल रिक्शा नहीं चलाएंगे, लोगों को राइड नहीं देंगे तो उन्हें पैसे भी नहीं मिलते। तो इसीलिए जिस दिन वो काम करते हैं उसी दिन उनको पैसा मिलता है। ऐसा नहीं होता उनके यहाँ की पेड हॉलीडेज है, उनके यहाँ की छुट्टी मार लो फिर भी पैसे मिलेंगे, ऐसा नहीं होता। तो उनको डेली काम करना पड़ता है, डेली अर्न करना पड़ता है, और जिस दिन काम नहीं कर पाते उस दिन उन्हें पैसा भी नहीं मिल पाता। सो बच्चू मांझी अपने दोस्तों के साथ एक किराए के रूम में रहते हैं और उनके जो दोस्त हैं वो पास ही एक फैक्ट्री में काम करते हैं। बच्चू मांझी दिन का 200 से 300 रुपया कमा लेते हैं और जिसमें से वो 100 से लेकर 150 रुपए लगभग अपने खाने और रेंट पर लगाते हैं, स्पेंड करते हैं, और बाकी जो रुपया बचता है वो अपनी फैमिली के लिए सेव कर लेते हैं। और साल में लगभग 2 से 3 बार वो अपने गांव जाते हैं, अपनी फैमिली से मिलते हैं। और नॉर्मली उनकी जो फैमिली है वो उन्हीं पैसों से अपना घर चलाती है जो कि बच्चू मांझी उन्हें भेजता है। और कभी कभी क्या होता है कि उनकी जो वाइफ है उनको एग्रीकल्चरल वर्क मिल जाता है, तो उसके थ्रू भी वो कभी कभी पैसा कमा लेते हैं और घर में चलाने में थोड़ी मदद हो जाती है। अब हम जो सेक्शन पढ़ रहे हैं वो है वर्किंग इन अ स्ट्रीट, मतलब कि जो लोग गलियों में काम करते हैं, जो लोग स्ट्रीट पे काम करते हैं। हमने वेजिटेबल वेंडर के बारे में पढ़ा, कोई स्ट्रीट पे न्यूज़पेपर बेच रहा था, कुछ लोग बच्चू मांझी की तरह थे जो कि स्ट्रीट पे रिक्शा वगैरह चलाते थे। तो इस तरह सब लोग जो है वो ऑफिस में बैठ के काम नहीं करते। सभी लोग, ऐसा नहीं होता बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में एसी वाले रूम में बैठे हैं, नहीं, लोगों को स्ट्रीट में काम करना पड़ता है। वो लोग गलियों में काम करते हैं, इधर उधर घूम घूम के अपना सामान बेचते हैं। तो बच्चू मांझी की ही तरह बहुत सारे ऐसे लोग हैं सिटी में जो कि स्ट्रीट्स पर काम करते हैं, जो कि गलियों में काम करते हैं, उनका कोई फिक्स्ड ऑफिस नहीं है। और एक अहमदाबाद की सिटी का एक सर्वे हुआ था जिसमें पता चला कि पूरे सिटी में काम करने वाले लोगों में से 12% लोग ऐसे हैं जो कि स्ट्रीट पर काम कर रहे हैं, ठीक है। मतलब अहमदाबाद सिटी में जितने भी लोग काम कर रहे हैं उसका 12% लोग जो हैं वो ऐसे हैं जो कि गलियों में काम कर रहे हैं। वो लोग कोई ना कोई सामान वगैरह बेचते हैं, वो रिपेयर करते हैं, चाहे जैसे कॉबलर हो गया जो शूज वगैरह रिपेयर करते हैं, चाहे कोई साइकिल रिपेयरिंग की दुकान हो गई। बट फिर भी वो तो एक शॉप होती है, बट फिर भी बहुत से लोग होते हैं जो कि स्ट्रीट पे, जैसे आपने नोटिस किया होगा कि चेन वगैरह लोग बेचते हैं और वो लोग क्या करते हैं कि एक गली से दूसरी जगह घूमते हैं और किसी के बैग वगैरह में चेन खराब होती है तो उसको रिपेयर करते हैं। तो इस तरह से वो कुछ रिपेयरिंग का काम करते हैं या फिर कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं कि कोई
अपनी सर्विस दे रहे हो, जैसे कि बच्चू मांझी की तरह अपनी सर्विस दे रहे हो। तो ये सभी काम स्ट्रीट पे लोग करते हैं। अब ये जितने भी लोगों की हमने कहानी पढ़ी जो स्ट्रीट में काम करते हैं, बच्चू मांझी हो गया, दूसरे जो सब्जी बेचने वाले लोग हैं, न्यूज़पेपर बेच रहे हैं, फूल बेच रहे हैं, तो ये सभी जो लोग हैं वो खुद से काम कर रहे हैं। दे वर्क ऑन देयर ओन, वो खुद से काम कर रहे हैं, उन्हें किसी ने जॉब पर नहीं रखा है ना। अब कोई सब्जी बेच रहा है तो उसने अपना ठेला खरीदा, उसने अपनी सब्जियां खरीदे, फिर उन्हें खुद ही बेचने जा रहा है। तो यहाँ पे उनको किसी ने जॉब दी नहीं ना, वो किसी का अंडर काम नहीं कर रहे। तो ये लोग जो है वो खुद से काम करते हैं, दे आर सेल्फ एम्प्लॉयड, और इसीलिए जितना भी काम होता है उन्हें खुद ही ऑर्गेनाइज करना पड़ता है, खुद ही देखभाल करनी पड़ती है अपने काम की। अब इन लोगों को प्लान करना होता है कि कोई जो उनका सामान है वो कितनी क्वांटिटी में खरीदना है, कितना उन्हें खरीदना है, और कहाँ पे उन्हें अपनी शॉप लगानी है, या फिर अगर वो ठेले से बेचते हैं तो किन किन गलियों में जाके बेचना है, कहाँ कहाँ उनका सामान बिक जाता है। और इन लोगों की जो शॉप्स होती है वो यूजुअली टेम्परेरी स्ट्रक्चर्स होते हैं, मतलब कि ऐसा नहीं होता कि एकदम फिक्स्ड दुकान बन गई है ईंट पत्थर से, नहीं, ऐसा नहीं होता। वो लोग कोई टीन शेड वगैरह डाल लेते हैं, तो उस तरीके से उनकी टेम्परेरी दुकान होती है। तो वो जो है अपनी शॉप्स को नॉर्मली बोर्ड्स वगैरह बिछाकर, पेपर्स स्प्रेड कर कर अपनी शॉप लगा लेते हैं, उसी पे अपना सामान जो भी बेच रहे हैं उनको रख लेते हैं। या फिर जैसे कि जो कैनवास शीट होती हैं उनको अपने पोल्स पर, खंभों पर लटका लेते हैं और उन पे अपना सामान जो है उसको डिस्प्ले कर देते हैं। या फिर कुछ लोगों की अपनी कार्ट होती है, अपने ठेले होते हैं, या फिर कुछ लोग सिंपल फुटपाथ पे प्लास्टिक शीट बिछाकर उस पे अपना सामान बेचने लगते हैं। तो उनकी जो शॉप्स हैं वो ऐसा नहीं कि आपको बड़ी बड़ी दुकानें मिलेंगी, ऐसा नहीं होता कि उनके जो शॉप्स हैं वो ऐसी होती हैं कि कहीं पर भी वो लोग टेम्परेरी तरीके से बैठ जाते हैं लगाने के लिए, जहां उन्हें लगता है कि उनकी बिक्री जो है वो अच्छी हो पाती है। तो वहां पे वो अपना या तो कोई पेपर वगैरह स्प्रेड करके या फिर कुछ भी इस तरह वो अपना सामान जो है वो डिस्प्ले करते हैं बेचने के लिए। और इन लोगों को ऐसा नहीं होता कि जहां पे एक बार वो बैठ गए तो बस ठीक है, ये उनकी परमानेंट जगह हो गई, ऐसा नहीं होता। उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उन्हें कभी भी बोला जा सकता है पुलिस के द्वारा उनकी दुकान को डिसमेंटल करने के लिए, कि पुलिस आके कह सकते कि नहीं नहीं हटाओ, ये तो जगह है लोगों को जाने के लिए, या फिर यहाँ अलाउ नहीं है। ऐसे आगे वो कभी भी पुलिस जो है वो इन लोगों की दुकान हटवा देती है। इनकी कोई सिक्योरिटी नहीं है, इनके पास ऐसी सुरक्षा नहीं है कि किस तरह उनका काम जो है वो चलेगा ही चलेगा, या फिर यहाँ दुकान लगा ली तो हमेशा लगी रहेगी, कोई टेंशन की बात नहीं है। ऐसा नहीं होता, उन्हें हमेशा कुछ ना कुछ डर बना रहता है। और सिटी में कुछ ऐसे पार्ट्स भी होते हैं जहां पे हॉकर्स को जाना अलाउड ही नहीं होता, जहां पे जो भी बेचने वाले होते हैं, ये हॉकर्स वगैरह होते हैं, ठेले वाले होते हैं, उनको अलाउ ही नहीं किया जाता, उन एरियाज में एंटर करने से रोक दिया जाता है। Vendors sell things that are often prepared at home by their families who purchase clean sort or and make them ready to sell। तो क्या होता है कि जो वेंडर्स हैं वो ज्यादातर क्या होता है कि वो उन चीजों को बेचते हैं जो कि उनकी फैमिली ने ही बनाई हो, ठीक है, जो कि उनकी फैमिली के द्वारा ही बनाई गई हो, और उनकी फैमिली ने ही उनको जैसे खरीदा हो, उसको क्लीन किया हो, साफ किया हो, अच्छे तरीके से अरेंज किया हो और उसको बेचने के लिए तैयार किया हो। तो कुछ इस तरीके से, जैसे सब्जी हो गई, अब सब्जी जो है वो लोग खरीदते हैं, फिर उनको धोते हैं, उनको क्लीन करते हैं, देखते हैं कि किस चीज को कैसे अरेंज करना है, तो सब कुछ करते हैं और उसके बाद उसको बेचने के लिए तैयार करते हैं। और अगर हम देखें कि जो ठेले वाले हैं जो कोई फूड और स्नैक्स वगैरह बेचते हैं स्ट्रीट पर, तो वो क्या होता है कि वो कहीं से होटल से खरीद के नहीं लाते, उनके जो खुद के फैमिली मेंबर्स हैं वो उन चीजों को बनाते हैं और फिर वही लोग आके उन चीजों को बेचते हैं स्ट्रीट्स पर। अब कभी कभी क्या होता है कि जो लोग स्ट्रीट्स पे काम करते हैं, जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं, कभी कभी उनके पास अपना घर भी नहीं होता और स्ट्रीट पे ही उन्हें दुकान तो लगानी पड़ती है, बट उसके साथ साथ कभी कभी उन्हें अपना घर जो है वो भी स्ट्रीट पर ही बनाना पड़ता है। मतलब कि ऐसा नहीं होता कि वो कंस्ट्रक्ट करते हैं, बट जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रखे हो या देख सकते हो, ये एक ओपन प्लेस है जहाँ पे जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उन्होंने अपना सामान इस तरह टांका हुआ है और यहीं पे आके वो लोग रहते हैं, अपना खाना पीना सब ऐसे ही बनाते हैं। तो मतलब एक तरह से उनका जो घर है वो भी ऐसे ही गली पे बन गया है। तो ऐसा नहीं होता कि इनके पास रहने के लिए भी परमानेंट प्लेस होता है। सो हमारे देश में लगभग 1 करोड़ स्ट्रीट वेंडर्स हैं जो कि अर्बन एरियाज में काम कर रहे हैं। अभी कुछ समय पहले तक ही स्ट्रीट वेंडिंग को ऐसा देखा जाता था कि जैसे कि वो ट्रैफिक में ऑब्स्ट्रक्शन है, मतलब कि जो ट्रैफिक है उसमें वो बाधा डाल रहा है, या फिर जो आसपास में जो चल रहे हैं, कहीं जा रहे हैं लोग, उनको प्रॉब्लम दे रहा है। तो पहले ऐसा देखा जाता था स्ट्रीट वेंडिंग को, बट अब कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ने एफर्ट्स डाले और अब उनके एफर्ट्स की मदद से स्ट्रीट वेंडिंग को एक जनरल बेनिफिट की तरह रिकॉग्नाइज किया गया कि ये जनरल बेनिफिट के लिए लोग काम कर रहे हैं, उनका हक है, उनका राइट है
कि वो अपनी लाइवलीहुड को अर्न कर सके। ठीक है, तो पहले तो इसको एक ऑब्स्ट्रक्शन की तरह देखा जाता था कि ये तो लोगों के काम में दिक्कत लाते हैं, ट्रैफिक को जाम करते हैं, बट अब ऐसा नहीं देखा जाता। अब इसको एक तरीके से जनरल बेनिफिट की तरह देखा जाता है कि इसमें सभी का भला है। जो लोग इनको कर रहे हैं उनका भी ये अधिकार है कि वो अपने जीवन जीने के तरीके को, मतलब जिस तरीके से वो जी रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, उनको वो करा देना चाहिए उनको। ठीक है, उनको रोकना नहीं चाहिए, उनका भी हक है ना अपना जीवन जीने का। अब गवर्नमेंट जो है उन लॉज में जो कि स्ट्रीट वेंडर्स पर बैन लगाते हैं, उन पर रोक लगाते हैं, तो ऐसे लॉज में कुछ चेंजेस या फिर उनको मॉडिफाई करने की सोच रही है, ताकि स्ट्रीट वेंडर्स को भी एक प्लेस मिल जाए काम करने के लिए और फ्री फ्लो भी हो सके ट्रैफिक का और लोगों को भी कोई दिक्कत ना हो। तो कुछ ऐसे चेंजेस लाने की कोशिश कर रही है गवर्नमेंट, ताकि सभी लोगों का फायदा हो, ट्रैफिक में भी कोई प्रॉब्लम ना हो, स्ट्रीट वेंडर्स को भी काम करने के लिए नई जगह मिल जाए और लोगों को भी दिक्कत ना हो। तो कुछ हॉकिंग जोन्स जो है वो सजेस्ट किए गए हैं कि टाउन्स एंड सिटीज में कुछ हॉकिंग जोन होने चाहिए, जहाँ पे जो ठेले वाले होते हैं, जो हॉकर्स होते हैं, वो अपना ठेला लगा सकें और चीजें बेच सकें। और ये भी सजेस्ट किया गया है कि जो मोबाइल वेंडर्स हैं, मोबाइल वेंडर्स मतलब कि जो कि इधर से उधर घूमते रहते हैं, जो कि अपना सामान एक जगह से दूसरी जगह जाके बेचते हैं, उन्हें भी फ्रीली मूव करना देना चाहिए। मतलब कि अब जैसे कोई सब्जी बेचता है अपने ठेले पर, अब जहां पे ऐसा तो है नहीं कि हर एक प्लेस पे सभी लोग आएंगे सब्जी बेचने, अब वो चाहता है कि वो गली गली जाके सब्जी बेच पाए, तो उसको यह हक होना चाहिए, उसको फ्रीली मूव करने की अनुमति होनी चाहिए। और ये भी कहा गया है कि जो हॉकर्स हैं उनको उन कमिटीज का पार्ट जरूर बनाना चाहिए, जिन कमिटीज में बैठकर उनसे रिलेटेड डिसीजंस लिए जाते हैं। ठीक है, अब कोई कमिटी बैठकर हॉकर्स वगैरह से रिलेटेड डिसीजन ले रही है कि इनको क्या चीज की अनुमति देनी चाहिए, इनको कौन सा एरिया देना चाहिए, तो अगर ये सब चीजों की डिस्कशन हो रही है तो इसमें जरूरी हो जाता है कि जो हॉकर्स हैं वो भी इन कमिटीज का पार्ट हों, क्योंकि जब हॉकर्स इन कमिटीज का पार्ट नहीं होंगे तो फिर जो दूसरे लोग हैं वो कैसे उनकी दिक्कतों को समझ पाएंगे, कैसे उनकी प्रॉब्लम्स को समझ पाएंगे, राइट? तो इसलिए जरूरी है कि ऐसी कमिटीज में जहां पे हॉकर्स से रिलेटेड डिसीजंस लिए जाते हैं उनमें हॉकर्स को भी पार्टिसिपेट करने दिया जाना चाहिए। पिछले सेक्शन में हमने स्ट्रीट का माहौल देखा कि किस तरह जब वो दोनों कजिन्स मार्केट में जा रहे थे अपने घर से निकल के, तो उनके आसपास का जो माहौल था वो किस तरीके का था, किस तरह स्ट्रीट वेंडर्स जो थे वो अपनी स्टॉल्स को एक तरह से अरेंज कर रहे थे, सेटअप कर रहे थे, किस तरह बार्बर जो है वो उसने अपनी दुकान सेटअप कर ली थी, किस तरह कॉबलर्स अपने टूल्स वगैरह निकाल रहा था, जो वेजिटेबल वेंडर्स थे दे वर अरेंजिंग देयर वेजिटेबल्स सो दैट दे कैन सेल द vegetables, and we also saw that there was a stall of flowers as well. So हमने ये सब देखा। अब हम देखेंगे कि जब वो दोनों कजिन्स मार्केट पहुंचते हैं तो क्या सिनेरियो था, कि मार्केट का जो माहौल था वो किस तरीके का था और किस तरह मार्केट का माहौल स्ट्रीट से अलग था। तो क्योंकि सुबह सुबह का टाइम था, सभी लोग अपनी दुकानें खोल रहे थे, वेंडर्स वगैरह भी, तो जब वो लोग मार्केट पहुंचते हैं तो वहां पे भी यही हो रहा होता है, वहां पे भी सभी लोग अपनी दुकानें खोल रहे होते हैं। शॉप्स वर जस्ट बिगिनिंग टू ओपन, जो दुकानें थी वो सिर्फ अभी अभी खुलना ही स्टार्ट हुई थी। बट भले ही दुकान अभी अभी खुलना स्टार्ट हुई थी, लेकिन वहां पे भीड़ जो थी पहले ही जमा हो चुकी थी, लोग बहुत सारे आ चुके थे, क्योंकि वो जो समय था वो फेस्टिवल सीजन था, त्योहारों का टाइम था, तो इसलिए लोग जो है वो बहुत ज्यादा भीड़ में आ रखे थे, सबको शॉपिंग करनी थी। There were rows and rows of shops selling sweets, toys, clothes, footwear, utensils, electronic goods, etc. So था क्या कि अब क्योंकि वो मेन मार्केट में आए हुए हैं तो मतलब लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं दुकानों की, और वो जो दुकानें हैं अलग अलग चीजें बेच रही हैं। कोई स्वीट्स की दुकान है एक लाइन में, आप देखो तो सिर्फ मिठाइयों की दुकान है, कहीं पे टॉयज की दुकान है, क्लोथ्स, फुटवेयर, तो इन सभी चीजों की दुकानें लगी हुई थी। और लास्ट में एक जगह डेंटिस्ट का क्लिनिक भी था, और जिसकी कजिन थी उसकी भी एक अपॉइंटमेंट थी डेंटिस्ट के साथ। तो सबसे पहले वो शॉपिंग करने नहीं गए, उन्होंने सोचा कि भाई सबसे पहले डेंटिस्ट को दिखा लिया जाए ताकि उनकी टर्न जो है वो मिस ना हो जाए। तो उनको थोड़ा सा वेट करना पड़ा था इससे पहले कि उन्हें अंदर बुलाया जाए, तो थोड़ा सा उन लोगों ने वेट किया, फिर उसको बुलाया गया। तो उनके कजिन का डेंटिस्ट ने चेकअप किया और फिर उसको अगले दिन उसको बुलाया, कुछ दिन बाद उसको बुलाया, क्योंकि उनके जो दांत में कैविटी वगैरह लगी पड़ी थी, तो उसको फिल करने के लिए। अब जो उसकी कजिन थी वो थोड़ी डरी गई थी कि उसको लगा कि भाई बहुत ही पेनफुल प्रोसेस होगा, और वो थोड़ा टेंशन में आ गई कि मैंने अपने दांतों का ख्याल पहले क्यों नहीं रखा, मैंने क्यों उनको इतना गंदा होने दिया। तो इसमें आपके लिए भी ये मैसेज है कि ज्यादा चॉकलेट वगैरह मत खाओ, अपने दांतों का ख्याल रखो, ब्रश करो डेली।
ठीक है, ताकि आपको भी डेंटिस्ट के पास ना जाना पड़े और टेंशन ना लेनी पड़े। तो उसके बाद जब उन्होंने डेंटल में दिखा लिया होता है तो वो लोग न्यू गारमेंट के शोरूम में जाते हैं, क्योंकि उन्हें कुछ रेडीमेड क्लोथ्स खरीदने थे। शोरूम में जो थे वो 3 फ्लोर्स थे, 3 फ्लोर थे उसमें, और हर एक फ्लोर में अलग अलग तरह के ड्रेस मिलते थे। ठीक है, तो वो लोग फिर 3rd फ्लोर पे चले गए जहां पे लड़कियों की ड्रेसेस रखी हुई थी। तो ये था मार्केट का माहौल। तो इसमें आप क्या देखोगे कि जो स्ट्रीट वेंडर्स के हमने माहौल देखा था, जो स्ट्रीट पे हमने माहौल देखा था, वहां पे क्या था कि वहां पे सभी लोगों ने अपने पेवमेंट वगैरह पे अपने ठेले लगा लिए थे। सभी ने या तो कहीं पे नीचे कपड़ा वगैरह बिछा के उन लोगों ने अपनी दुकानें स्टार्ट कर दी थी। तो उनका कोई परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं था कि वो लोग वहां पे डेली आए बेच दें। उनको कभी भी पुलिस हटा सकती थी, तो वो सबकी टेंशन थी। उनका कोई परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं था, ईंट पत्थर की ऐसे अच्छे से दुकानें, कांच वाली दुकानें नहीं बनी हुई थी। वो लोग एक जगह से दूसरी जगह जाके बेचते थे। बट इफ यू विल सी द केस ऑफ द शॉप्स इन द मार्केट, देन यू विल नोटिस दैट दे वर परमानेंट शॉप्स। बड़ी बड़ी दुकानें हैं और बड़े अच्छे से सजी हुई हैं, कांच लगे हुए हैं, बड़े बड़े फ्लोर हैं, जैसे कि शोरूम है बड़े बड़े। तो ये क्या है, ये परमानेंट दुकानें हैं। इनको कोई आके पुलिस ऐसा नहीं कहती कि जाओ हटो यहाँ से, आज तुम यहाँ दुकान नहीं लगा सकते, ऐसा नहीं होता। और अगर हम नॉर्मली कहें तो इन लोगों की जो कंडीशंस है, जो शोरूम वगैरह वाले थे या जो मार्केट में जिनकी दुकानें थी, उनकी कंडीशन बेटर थी स्ट्रीट वेंडर्स से। तो अब हमने एक सिटी में, बड़ी सिटी में स्ट्रीट्स का क्या हाल होता है, मार्केट्स का किस तरह का माहौल होता है, तो वो देख लिया। अब अगले सेक्शन में हम कुछ बिजनेस पर्संस के बारे में पढ़ेंगे, राइट। Harpreet and Vanna, business persons. So in this section, we will look at the story of Harpreet and Vanna, who are business persons who have started their own showroom and in which they sell ready-made clothes. So we will look at how they have to maintain their showroom, what kind of things they have to do to run their showrooms. So let's start. So हरप्रीत बताती हैं कि उनके फादर एंड उनके जो अंकल थे वो पहले एक छोटे दुकान पर काम करते थे, और फेस्टिवल के टाइम पे और संडेज के दिन जो हरप्रीत एंड उनकी जो मदर हैं वो भी शॉप पे मदद करने के लिए चले जाते थे। तो हरप्रीत बोलती है कि जब मेरा कॉलेज खत्म हो गया, जब मेरा जो कॉलेज की पढ़ाई है वो पूरी तरीके से हो गई खत्म, तभी जाके मैंने अपनी दुकान में काम करना स्टार्ट किया। फिर वन्ना बताती हैं कि इस शोरूम को हमने कुछ साल पहले ही खोला है, और वन्ना एक ड्रेस डिजाइनर है, और वो बताती हैं कि उनका बिजनेस जो है वो अब चेंज हो चुका है। पहले वो दूसरा काम करते थे, बट अब वो रेडीमेड क्लोथ्स सेल करते हैं। तो वन्ना बताती हैं कि आजकल लोग जो है वो सिर्फ रेडीमेड क्लोथ्स खरीदना पसंद करते हैं। मतलब आजकल लोग ऐसा नहीं करते कि वो पहले जाके कपड़ा खरीदें और उसके बाद उसको जाके टेलर से सिलवाएं, ऐसा नहीं करते लोग। आजकल डायरेक्टली लोग सिले सिलाए कपड़े खरीद लेते हैं। सो जो रेडीमेड क्लोथ्स का आजकल एक ट्रेंड बन चुका है। नाउ पीपल रेयरली प्रेफर टू बाय द क्लोथ्स एंड देन गेट देम स्टिच। अब वन्ना बोलते हैं कि अब क्योंकि वो रेडीमेड क्लोथ्स बेच रहे हैं, तो उन जो कपड़े हैं उनको सजाने के लिए, उनको दिखाने के लिए भी पूरा प्रॉपर डिस्प्ले होना चाहिए, ताकि लोग देख सकें कि किस तरीके के कपड़े वो लोग बेच रहे हैं। तो उन सब चीजों के लिए एक अट्रैक्टिव डिस्प्ले होना भी बहुत जरूरी है। तो वो लोग अपने शोरूम के लिए जो भी कपड़े हैं वो अलग अलग जगहों से खरीदते हैं। ऐसा नहीं होता कि उनकी जो भी सारा माल है, जो भी कपड़े हैं वो एक ही जगह से आते हैं, ऐसा नहीं होता। वो अलग अलग जगहों से अपना जो प्रोडक्ट, अपने जो कपड़े हैं वो अलग अलग जगहों से मंगवाते हैं। तो ज्यादातर जो उनका मटेरियल है वो मुंबई से आता है, अहमदाबाद से, लुधियाना एंड तिरपुर से आता है, और कुछ जो मटेरियल है वो नोएडा एंड गुड़गांव से भी आ जाता है, जो कि दिल्ली के पास के कुछ टाउन हैं, और कुछ ड्रेसेस जो है वो फॉरेन कंट्रीज से भी मंगवाते हैं। तो इस तरीके से वो जो भी ड्रेसेस बेचते हैं उनको वो अलग अलग जगह से मंगवाते हैं, सिर्फ एक ही जगह से नहीं मंगवाते। अब इतना बड़ा शोरूम है, उसको प्रॉपरली चलाने के लिए उन्हें काफी सारी चीजें करनी पड़ती हैं। अब उन्होंने शोरूम तो खोल लिया, बट क्या फायदा कि जब उनके शोरूम पे लोग कपड़े खरीदने ही ना आए। तो इसीलिए उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वो अपने शोरूम की एडवर्टाइजमेंट करें, वो लोगों को बताएं कि हमारा एक इस जगह पर शोरूम है, यहाँ पे हम इस तरह के कपड़े बेचते हैं और आप आइए और खरीदिए। तो इस तरीके से लोगों को, जो वन्ना एंड हरप्रीत है, इन्हें एडवर्टाइज करना था। तो ये लोग अपने शोरूम की जो एडवर्टीजमेंट है वो अलग अलग न्यूज़पेपर्स में देते हैं, सिनेमा थिएटर्स में देते हैं, टेलीविजन एंड रेडियो चैनल्स पर भी वो एडवर्टीजमेंट देते हैं। और वो बताते हैं कि अभी जिस बिल्डिंग में वो अपना शोरूम चला रहे हैं वो रेंटेड है, मतलब उसको उन्होंने अपनी किराए पर चलाया हुआ है, वो किराए देते हैं उस बिल्डिंग का। बट जल्दी ही वो सोच रहे हैं कि वो उस पूरी बिल्डिंग को खरीद लें।
तो उनके अपना शोरूम हो जाएगा, वो फिर वो रेंटेड नहीं रहेगा। सो वो लोग बताते हैं कि जब से जिस मार्केट में जो शोरूम है 19 हरप्रीत का, जब से वो मार्केट एक मेन मार्केट बना है उन लोगों के लिए जो लोग वहां पे आसपास रह रहे हैं, तब से उनका बिजनेस जो है वो भी ग्रो कर गया है। ठीक है, मतलब कि पहले इस मार्केट की, जिस मार्केट में इनका शोरूम है, पहले इसकी इतनी वैल्यू नहीं होती होगी, बट जैसे जैसे मान लो आसपास का एरिया डेवलप होता है, बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स बन गए, लोग रहने लग गए, तो फिर धीरे धीरे इस मार्केट की वैल्यू भी बढ़ने लग गई, लोग इसको मेन मार्केट की तरह यूज करने लग गए। तो जब ये एकदम मेन मार्केट जैसा बन गया, जब इसकी वैल्यू बढ़ गई, तो उस मार्केट में रहने वाली जो दुकानें हैं उनका भी अपने आप बिजनेस जो है वो बढ़ गया, और इस वजह से उन लोगों ने अपनी एक कार भी खरीद ली और एक फ्लैट भी बुक कर लिया। ठीक है, तो इसलिए उनकी इतनी ज्यादा तरक्की हो गई। सो हरप्रीत एंड वंदना की ही तरह बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं अलग अलग मार्केट्स में जिनकी अपनी खुद की शॉप होती है। अब ये जो शॉप्स हैं, ये छोटी शॉप भी हो सकती हैं, बड़ी भी हो सकती हैं, और ये अलग अलग तरह की चीजें भी बेच सकती हैं। अब ज्यादातर जो बिजनेस पर्संस हैं, बिजनेस पर्संस कौन, जो ये बिजनेस चला रहे हैं, जो शोरूम चला रहे हैं, जो शॉप्स चला रहे हैं, ये अपने बिजनेस को, अपनी शॉप्स को खुद ही मैनेज करते हैं। इनको किसी ने जॉब पर नहीं रखा, दे आर नॉट एम्प्लॉयड बाय एनीवन। सो इन लोगों को किसी ने जॉब पर नहीं रखा, बट इन लोगों ने जरूर कुछ लोगों को एम्प्लॉयमेंट दी है। ठीक है, सो दे डू एम्प्लॉय अ नंबर ऑफ अदर वर्कर्स एज सुपरवाइजर्स एंड हेल्पर्स। मतलब कि जैसे मैंने आपको चैप्टर के एकदम शुरू में, आप फर्स्ट वीडियो देखोगे तो उसमें बताया था कि किस तरह जो ये लोग शोरूम ओनर हैं, तो इनको किसी ने जॉब पर नहीं रखा है, इनका खुद का शोरूम है, ये अपने मालिक हैं उस शोरूम के, बट इन्होंने जरूर लोगों को जॉब दिया। अब इतना बड़ा शोरूम है तो लोग भी चाहिए होंगे, सुपरवाइजर चाहिए होगा, हेल्पर्स चाहिए होंगे, ताकि वो ड्रेस को दिखा सकें कस्टमर्स को, तो वो सब लोगों की जरूरत होगी। वो सब काम तो हरप्रीत और वंदना सिर्फ 2 ही लोग हैं, ये लोग नहीं कर पाएंगे, तो इन सब की जरूरत होती है। तो कुछ लोगों को ये लोग जॉब जरूर देते हैं, एम्प्लॉय जरूर करते हैं, बट ये खुद किसी के अंडर एम्प्लॉय नहीं होते। और जैसा कि हमने स्ट्रीट वेंडर्स का हाल देखा था कि किस तरह उनकी जो शॉप है वो परमानेंट नहीं होती। ठीक है, उनके कोई परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं होता, तो मार्केट में जो शॉप्स है उनका ये हाल नहीं है। ये जो शॉप्स हैं, ये जो शोरूम्स है, ये परमानेंट होते हैं और इनके पास प्रॉपर लाइसेंस होता है कि इनको पूरा अलाउ किया जाता है कि वो यहाँ पे बिजनेस कर सकते हैं, अपनी दुकान, अपना शोरूम सेटअप कर सकते हैं। और ये लाइसेंस देता कौन है इनको? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। अब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन क्या होता है, तो फिर पहले चैप्टर्स उठा के देखिए आप प्लेलिस्ट में जाके चैप्टर नंबर 7 अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन देख सकते हैं, तो वहां हमने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के बारे में डिटेल में बात की है। सो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इनको लाइसेंस देता है बिजनेस करने का, और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ही डिसाइड करता है कि हफ्ते के किस दिन ये जो मार्केट है पूरा वो बंद रहेगा। आप भी अगर शहरों में रहते हैं तो आपने नोटिस किया होगा कि आपके हफ्ते में एक दिन जो मार्केट्स हैं वो ऑफ रहते हैं, कि मान लो किसी के यहाँ वेडनेसडे को ऑफ रहता है, तो आपके पेरेंट्स कहते हैं ना आज मार्केट मत जाओ, आज तो मार्केट बंद होगा। तो इस तरीके से ये जो किस दिन ऑफ रहेगा मार्केट, वो भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन डिसाइड करता है। अब इस मार्केट में सिर्फ कपड़े का शोरूम या फिर जो हमने शुरू में पढ़ा था बड़ी बड़ी दुकानें, मिठाइयों की, टॉयज की, सिर्फ यही नहीं है, और भी काफी चीजें हैं, जैसे कि स्मॉल ऑफिसेज हो गए, कुछ शॉप्स हो गई जो कि सर्विसेज भी प्रोवाइड करती हैं। सर्विसेज जैसे कि बैंक हो गया, कोरियर सर्विसेज हो गई, और भी दूसरी सर्विसेज। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ कपड़ों की ही दुकानें नहीं होती, और भी काफी सारी जो दुकानें हैं, काफी सारे सर्विस लोग प्रोवाइड कराते हैं इन मार्केट्स में। सो अब हमने स्ट्रीट पर क्या माहौल था, क्या सिनेरियो था, वो भी देख लिया। हमने मार्केट में जो सिनेरियो था वो भी देख लिया। सो अब हम देखेंगे फैक्ट्री वर्कशॉप एरिया के बारे में, कि वहां पे किस तरह का सीन था, किस तरह का माहौल था, लोग किस तरह की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थे। सो जो हमारी नरेटर है उनको कुछ जारी वर्क करवाना था अपने ड्रेस पे, जो कि उन्हें स्पेशल ओकेजन के लिए चाहिए थी। तो उनके कजन ने बोला कि वो निर्मला को जानती हैं, जो कि गारमेंट फैक्ट्री में काम करती हैं। ठीक है, अब निर्मला के नेबर्स जो है वो जारी वर्क एंड एम्ब्रॉयडरी करते हैं, तो उन्होंने क्या सोचा कि वो निर्मला को बोलेंगे कि हमारे कपड़ों पे अपने पड़ोसियों से जारी वर्क वगैरह करवा देना। ठीक है, तो निर्मला क्योंकि उनको जानती है तो उनकी हेल्प कर देगी। तो फिर उन लोगों ने एक बस ली जो कि फैक्ट्री एरिया की तरफ जा रही थी। अब बस जो है वो बुरे तरीके से भरी हुई थी, बस वाज रियली क्राउडेड, और हर स्टॉप पे ज्यादा और ज्यादा लोग भरे ही जा रहे थे, उस पे चढ़े ही जा रहे थे, और मतलब मुश्किल ही कोई उतर रहा था। और लोग जो है वो एक दूसरे को धक्का दे रहे थे ताकि वो अपने लिए ज्यादा स्पेस बना पाए। तो उसकी कजन ने उसको एक कॉर्नर में खड़े होने के लिए बोल दिया, ताकि वो लोगों के धक्का मुक्के के बीच में ना आए। तो फिर नरेटर ये सोचने लगती है कि लोग इस तरह के माहौल में, इस तरह की कंडीशन में किस तरह ट्रैवल करते हैं, वो भी डेली।
तो फिर जब बस फैक्ट्री एरिया के अंदर एंटर करती है तब लोग धीरे धीरे उतरना स्टार्ट होते हैं। और फिर ये दो कजन्स हैं, हमारे नैरेटर एंड उनकी जो कजिन है वो भी उतर जाते हैं जल्दी एक क्रॉसिंग पे। और फिर वो कहते हैं कि व्हाट अ रिलीफ दैट वाज, कि बड़ा शुक्र है उतर गए, नहीं तो जो भीड़ भाड़ थी उसमें तो बड़ा बुरा हाल हो रखा था इन लोगों का। सो वो लोग एक क्रॉसिंग पे उतर जाते हैं। तो जब वो क्रॉसिंग पे उतरते हैं तो वो लोग देखते हैं कि जो हमारी नैरेटर की वहां पे बहुत सारे लोग जो है वो बैठे हुए हैं, रेलिंग्स पर बैठे हुए हैं, ग्रुप्स बनाकर बैठे हुए हैं, और ऐसा लग रहा था वो किसी का वेट कर रहे हैं। और कुछ लोग पास ही में अपने स्कूटर्स, अपने बाइक्स पे खड़े होकर उन लोगों से बात भी कर रहे थे। तो आप लोग सोचोगे कि अगर ऐसा लग रहा था किसी का वेट कर रहे हैं इतने सारे लोग, हाँ, तो वो लोग वेट कर रहे थे किसी का, मतलब कि वो ऐसा नहीं कि उनके घर से कोई आने वाला था उनको लेने के लिए। अब उनके कजन बताती हैं कि ये जो क्रॉसिंग है ये एक लेबर चौक है, इसको लेबर चौक बुलाते हैं। तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा होगा आपको, लेबर चौक, चौक मतलब तो चौराहा होता है जब पे नहीं नॉर्मली चौक, और लेबर मतलब कि जो मजदूर होते हैं। तो यहाँ पे होता क्या है कि ये जो डेली वेज लेबरर्स हैं जो बैठे हुए हैं, ये डेली वेज लेबरर्स हैं। तो ये लोग यहाँ पे आके बैठ जाते हैं क्रॉसिंग पर, और जिनको भी लेबरर्स की जरूरत होती है काम करवाने के लिए वो लोग यहाँ क्रॉसिंग्स पे आते हैं और इन लोगों से बातचीत करते हैं, अपना रेट वेट फाइनल करते हैं, और उसके बाद ये लोग यहाँ से लेबरर को अपने साथ ले जाते हैं काम करवाने के लिए। और इसके आगे आप नोटिस करोगे तो डेली लिखा है, डेली वेज लेबरर्स। तो ये क्या होता है कि इनका काम जो है वो डेली बेसिस पर होता है। ये ऐसा नहीं है कि इनकी नौकरी लग गई तो भाई परमानेंट लगी गई, ऐसा नहीं होता कि इन्हें डेली कोई अगर इनको लेने आएगा, अगर किसी को मजदूरों की जरूरत होगी तो इन्हें काम मिल जाएगा, और जिस दिन काम मिलता है उसी दिन इनको पैसे मिलते हैं। डेली का सिस्टम होता है, काम किया और पैसे लिए, तो वो सिस्टम होता है, इनका कोई परमानेंट सिस्टम नहीं होता। तो इसलिए इनको डेली वेज लेबरर्स कहा जाता है। तो ये लोग जो है ये मैसॉन्स को हेल्प करते हैं, उनके हेल्पर्स की तरह काम करते हैं। ये लोग कंस्ट्रक्शन साइट्स पे काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन साइट्स पे डिग करते हैं। ये लोग जो भारी भारी माल होता है, लोड्स होते हैं, उनको उठाते हैं, ट्रक्स को अनलोड करते हैं, जो मार्केट में ट्रक्स आए होते हैं सामान भरे हुए उनको अनलोड करते हैं, पाइपलाइंस वगैरह खोदते हैं, टेलीफोन केबल्स की लाइन खोदते हैं, और ये लोग रोड्स भी बनाने में हेल्प करते हैं। तो ये जो पूरी सिटी है इसमें थाउजेंड्स ऑफ सच कैजुअल वर्कर्स रहते हैं, ठीक है, यहाँ पे मतलब हजारों की तादाद में ऐसे कैजुअल वर्कर हैं। तो फिर इन लोगों ने फैक्ट्री एरिया में एंटर किया और वहां पे छोटी छोटी स्मॉल वर्कशॉप्स थी, और बहुत एकदम लाइन में लगी हुई थी, और ऐसा लग ही नहीं रहा था कि कहीं जाके ये खत्म भी होते हैं। तो एक लाइन में बहुत सारी छोटी छोटी शॉप्स थी, वर्कशॉप्स थी। तो वो लोग एक सेक्शन में देखते हैं कि स्मॉल रूम में लोग स्विंग मशीन पर काम कर रहे हैं, जो कपड़े सिलने वाली मशीन होती है उस पर काम कर रहे हैं, और जहां पे जो कपड़े हैं उनको सिला जा रहा है। और एक जो स्विंग मशीन है उस पर एक ही इंसान ऑपरेट कर रहा है, जैसे यू कैन सी इन द पिक्चर देयर ओनली वन पर्सन इज वर्किंग ऑन ईच स्विंग मशीन। सो वहां पे कपड़े सिले जा रहे थे, और जब कपड़ों को सिल लिया जा रहा था, सिलने के बाद उनको एक जगह रूम के एक साइड में स्टैक कर दिया जा रहा था, उनके ढेर लगा दिए जा रहे थे। तो फिर उन लोगों ने निर्मला को देखा वहां पे स्टिचिंग यूनिट में, और जो निर्मला थी वो खुश हुई उसके कजन को देखकर, और निर्मला ने प्रॉमिस भी किया कि वो नरेटर की जो ड्रेस है उस पर जारी करवा देगी, ठीक है। तो निर्मला जो है वो एक टेलर की तरह काम करती है एक एक्सपोर्ट गारमेंट यूनिट पर। एक्सपोर्ट मतलब क्या होता है कि जब कोई सामान जो है एक कंट्री से दूसरे कंट्री में बेचा जाता है, ठीक है, मान लो हम जो है कुछ बना रहे हैं और उसको दूसरे कंट्री को बेच रहे हैं, तो उसको क्या कहेंगे, एक्सपोर्ट। तो ये जो गारमेंट यूनिट है ये कपड़ों को एक्सपोर्ट करती है। और जिस फैक्ट्री में निर्मला काम करती है उस फैक्ट्री में समर क्लोथ्स बनाए जाते हैं फॉरेन कंट्रीज के लिए, जैसे कि यूएस हो गया, यूके, जर्मनी एंड नीदरलैंड्स। तो कुछ इस तरह की कंट्रीज के लिए वहां पे कपड़े बनाए जाते हैं। सो निर्मला जो है उसको बहुत ही ज्यादा घंटों तक काम करना पड़ता है, एंड दिसंबर से लेके अप्रैल के महीने में तो वो और भी ज्यादा बिजी रहती है। एंड नॉर्मली जो उसका वर्किंग डे होता है, जो उसका काम करने का टाइम होता है, वो सुबह 9 बजे से स्टार्ट होता है एंड शाम के 10 बजे तक चलता है, और कभी कभी इसके बाद भी उसे काम करना पड़ता है। एंड निर्मला को हफ्ते में 6 दिन काम करना पड़ता है, और कभी कभी ज्यादा काम होता है, काम जल्दी करवाना होता है, तो उसको संडे को भी काम करना पड़ता है। अब निर्मला को पर डे के हिसाब से 280 रुपीज मिलते हैं, और वो भी 8 घंटे के लिए, मतलब निर्मला 8 घंटे के लिए काम करेगी तो उसको 280 रुपीज मिलेंगे। और फिर उसके बाद हर एक एक्स्ट्रा आवर के लिए उसको
हर एक आवर के लिए नहीं, मतलब जब वो 8 आवर्स से ज्यादा जो भी काम करेगी उसके लिए उसको 100 रुपीज मिलते हैं। ठीक है, तो डेली के हिसाब से 8 घंटे का उसको मिलता है 280 रुपीज, और जब वो एक्स्ट्रा काम करती है तो उसको मिलता है 100 रुपए। बाय जून द वर्क इज ओवर एंड द फैक्ट्री रिड्यूसेस इट्स स्टाफ। जून तक क्या होता है, काम जो है उनका हो जाता है। मतलब अब गर्मियों के कपड़े वो लोग बना रहे हैं तो वो सर्दी वाले मौसम में जल्दी जल्दी सारे कपड़े बना लेते हैं गर्मियों के, ताकि उन्हें गर्मियों के मौसम में आसानी से बेचा जा सके, क्योंकि डिमांड उस टाइम बढ़ जाएगी। तो फिर क्या होता है कि जून वाले टाइम में क्योंकि इतना काम नहीं होता है, तो फिर जो फैक्ट्री के जो मालिक हैं फिर वो कम कर देते हैं स्टाफ्स को, और इसलिए निर्माला को भी उस टाइम पे फैक्ट्री छोड़ने के लिए कहा जाता है कि तुम अब काम पर मत आना, ऐसा उसको बोला जाता है। और पूरे साल में लगभग 3 से 4 महीने निर्मला के पास कोई काम नहीं होता। तो आप निर्मला की कंडीशन देखो, डेली वो 12 से भी ज्यादा घंटों तक काम करती है, उसको बहुत ज्यादा घंटों तक काम करना पड़ता है, कभी कभी संडे को भी काम करना पड़ता है, फिर भी उसको कितना मिलता है, सिर्फ 280 रुपीज। ठीक है, डेली के हिसाब से। और इस उनकी भी जो जॉब है, निर्मला की भी जो जॉब है, वो भी परमानेंट नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो फैक्ट्री में हमेशा उसको काम मिलेगा ही मिलेगा। काम ज्यादा होता है तो उनको बुला लिया जाता है, काम नहीं होता तो उनको निकाल दिया जाता है, और 3 से 4 महीने उनको जॉबलेस रहना पड़ता है या फिर कहीं और काम ढूंढना पड़ता है। तो इस तरह की दिक्कतें सबको देखनी पड़ती हैं। तो ज्यादातर वर्कर्स जो कि निर्मला के जैसे जो वर्कर्स हैं, उनको कैजुअल बेसिस पर एम्प्लॉय किया जाता है। मतलब कि इनको तभी बुलाया जाता है काम पे जब इनकी जरूरत होती है। When the employer needs them, तभी इनको बुलाया जाता है। या फिर जब एम्प्लॉयर को कोई बहुत ही बड़ा ऑर्डर मिलता है तो उस ऑर्डर को टाइम पे निपटाने के लिए, कंप्लीट करने के लिए भी ज्यादा स्टाफ की जरूरत होती है, तो फिर वो लोग इन लोगों को बुला लेते हैं। या फिर किसी सर्टेन सीजन में बहुत ज्यादा डिमांड आती है तो ये और स्टाफ को बुला लेते हैं। तो मतलब कि इनका कोई, जैसे मैंने बोला, परमानेंट सिस्टम नहीं है। जैसे कि एम्प्लॉयर को काम ज्यादा मिला तो वो स्टाफ को और बुला लेता है, काम कम हुआ तो वो स्टाफ को निकाल देता है। तो निर्मला जैसे लोगों को कैजुअल बेसिस पर एम्प्लॉयमेंट पे रखा जाता है, और जब इन लोगों के पास काम नहीं होता, जब इन्हें जॉब से निकाल दिया जाता है, तो फिर इनको कहीं और काम ढूंढना पड़ता है, क्योंकि पेट तो भरना है ना। तो जैसा कि मैं बता ही रही हूँ आपको कि निर्मला की जो जॉब है, उस तरह की जॉब परमानेंट नहीं होती है। ठीक है, तो अगर ये लोग अपने वर्किंग कंडीशंस के बारे में कुछ कंप्लेन करेंगे, अपने पेमेंट के बारे में कंप्लेन करेंगे कि आप हमें बहुत कम पे दे रहे हो, यहाँ पे कंडीशन अच्छी नहीं है, आप पंखा नहीं है, हमें गर्मी में मेहनत करनी पड़ती है, तो कुछ इस तरीके की अगर ये लोग कंप्लेन भी करते हैं तो इनको बोल दिया जाता है कि मतलब सीधा बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। तो मतलब ये है कि जो फैक्ट्री के जो मालिक है, जो एम्प्लॉयर है, वो क्या करता है, वो सिंपल सा है कि जैसी कंडीशन प्रोवाइड कर रहे हैं, काम करना है करो, नहीं तो जाओ। तो इस तरह की सिचुएशन इन लोगों की होती है। इन लोगों की कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है, इन लोगों को कोई अश्योरिटी नहीं है कि आज जॉब है तो कल भी मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं होता। और ना ही कोई प्रोटेक्शन होती है इफ देयर इज इल ट्रीटमेंट। ठीक है, कि मतलब अगर इनके साथ कोई गंदे तरीके से व्यवहार करेगा तो भी उसके लिए कोई प्रोटेक्शन नहीं है। और इन लोगों से क्या एक्सपेक्ट किया जाता है कि ये लंबे लंबे घंटों तक, मतलब बहुत ज्यादा घंटों तक काम करें। जैसे कि हमने निर्मला के केस में देखा, सुबह 9 बजे से शाम के 10 बजे तक उसको काम करना पड़ता है। मतलब कि ये लोग ना कोई कंप्लेन सुनते, ना कोई वर्किंग कंडीशंस पे ध्यान देते, मतलब सिर्फ और सिर्फ ज्यादा घंटों तक काम करवाते हैं, और पेमेंट भी इतना नहीं देते, और इनकी जो जॉब है वो भी परमानेंट नहीं है। सो जैसे कि हम ये क्लॉथ मिल यूनिट्स के बारे में बात करेंगे, तो जो वर्कर्स हैं वो डे एंड नाइट के शिफ्ट में काम करते हैं। मतलब कि फैक्ट्री में पूरे दिन भी काम चलता है और रात भर भी काम चलता है। पर ऐसा नहीं होता कि सेम लोग पूरे दिन और रात लगातार लगे रहते हैं, वो तो पॉसिबल ही नहीं है, हम लोग 24 घंटे काम नहीं कर सकते। तो क्या होता है कि कुछ लोग जो है वो दिन में काम करते हैं और कुछ लोग जो है वो रात में काम करते हैं। और हर एक शिफ्ट जो होती है वो होती है 12 घंटे की, और हर एक जो वर्कर है वो एक मशीन पे 12 घंटे काम करेगा, और उसके बाद जब उसकी शिफ्ट चेंज हो जाएगी तो नया इंसान आएगा, नया वर्कर आएगा, और वो सेम मशीन पे अगले 12 घंटे काम करेगा। मतलब जो मशीनें हैं वो 24/7 मतलब वो चलती ही रहती हैं, हम कहें तो इस तरीके से, राइट। सो इस सेक्शन में हमने फैक्ट्री वर्कर्स के बारे में भी देख लिया कि किस तरह उनकी हालत होती है। दे डू नॉट हैव अ परमानेंट जॉब, दे डू नॉट हैव एनी जॉब सिक्योरिटी, इन्हें बहुत ही ज्यादा घंटों तक काम करना पड़ता है। और अगर ये लोग किसी चीज के बारे में कंप्लेन करते हैं तो इन लोगों को सीधा बोल दिया जाता है कि जाओ, कोई जरूरत नहीं आपकी। तो इस तरीके का बिहेवियर इनके साथ किया जाता है। हमने फिर डेली वेज लेबरर्स के बारे में जाना कि किस तरह वो जो है डेली एक प्लेस पर आके बैठ जाते हैं इस उम्मीद में कि कोई आएगा और उनको लेकर जाएगा काम करवाने के लिए, और फिर उस दिन का पैसा उनको मिल पाएगा। तो इस तरह की जो कंडीशंस हैं वो देखने मिली हमें।
अब ये चीजें जो है आप अपने आसपास जो भी हो रहा है उनमें भी नोटिस करने लगो। अगर आप किसी इवन गांव वाले इलाके में भी आप देखोगे तो लोग किस तरह की कंडीशंस में काम करते हैं। अगर शहर वाले इलाकों में तो आपको भी इस तरह के वेज लेबरर्स के कोई पॉइंट देखने मिलेगा जहां पे सभी लोग आते हैं, बैठते हैं और उनको वहां से लोग ले जाते हैं काम करवाने के लिए। आपके यहाँ पे भी अगर कोई फैक्ट्री वर्क एरिया टाइप है तो आप भी वहां पे नोटिस करना कि किस तरह लोगों की सिचुएशन होती है। आपके यहाँ पे भी स्ट्रीट वेंडर्स होंगे, देखना कि उनकी क्या सिचुएशन है, वो किस तरह काम करते हैं, किस तरह वो अपना जीवन चलाते हैं। तो सभी लोगों को आपको अपना आसपास की जो चीजें हैं वो नोटिस करनी स्टार्ट करनी है कि लोग किस तरह काम कर रहे हैं। सिर्फ अपने बारे में नहीं रहना कि मैं ऐसे खाता हूं, मैं ऐसे पीता हूं, मेरे यहाँ ऐसे काम होता है, मेरे पापा ये जॉब करते हैं, नहीं, बाकी लोगों के बारे में भी आप जानना स्टार्ट करो, ठीक है, कि उन लोगों की लाइफ किस तरह चल रही है। सो इससे क्या होगा, आपको ब्रॉडर एक पर्सपेक्टिव मिलेगा कि किस तरह हमारी जो सोसाइटी है वो चलती है। सो हम लोग अर्बन लाइवलीहुड के बारे में देख रहे थे, पढ़ रहे थे कि किस तरह जो शहरी इलाके में रहने वाले लोग हैं वो किन किन तरह की एक्टिविटीज को करते हैं, किस तरह अपनी आजीविका चलाते हैं, पैसा कमाते हैं और पेट भरते हैं। तो हमने सबसे पहले जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं, जो भी लोग स्ट्रीट पे काम करते हैं, उनके बारे में देखा कि किस तरह वो अपनी स्टॉल्स वगैरह लगाते हैं। उनका कोई परमानेंट प्लेस नहीं होता, कोई परमानेंट जॉब नहीं है। हमने फिर मार्केट एरिया के बारे में देखा कि किस तरह वहां पे बड़े बड़े शोरूम्स होते हैं, शॉप्स होती हैं, जिनकी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है वो एक तरह से रेगुलेट करती है। वो लोग लाइसेंस लेते हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से और वहां पे ऐसा नहीं होता कि उन्हें पुलिस आकर कभी भी हटा दे, ऐसा नहीं होता। फिर हमने फैक्ट्री एरिया के बारे में देखा, किस तरह जो फैक्ट्री एरिया है वहां पे किस तरह लोग काम करते हैं, उनकी वर्किंग कंडीशंस क्या हैं, क्या जो डेली वेज लेबरर्स कौन होते हैं, कैजुअल लेबरर्स कौन होते हैं, कैजुअल बेसिस पर जो काम करते हैं, उस सब चीज के बारे में हमने देखा। अब हम बात करेंगे ऑफिस एरिया के बारे में कि जो ऑफिस में जो लोग काम करते हैं उनकी लाइफ किस तरह की होती है, तो हम इस चीज पर गौर करेंगे। सो हमारी जो नरेटर हैं वो बताती हैं कि माय आंट सुधा वर्क एज अ मार्केटिंग मैनेजर। उनकी जो आंटी हैं सुधा, वो मार्केटिंग मैनेजर की तरह काम करती हैं कंपनी में। तो उनकी आंटी ने उनको 5:30 बजे से पहले आने के लिए कहा था उनके ऑफिस के पास, तो उन्हें लगा कि वो लेट हो जाएंगे, इसलिए उन्होंने ऑटो रिक्शा लिया और ऑटो रिक्शा की हेल्प से वो लोग टाइम पर पहुंच गए। तो जो उनके आंटी का ऑफिस है वो एक ऐसा एरिया था जहां पे चारों तरफ बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स थी, ठीक है, मतलब चारों तरफ बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स आपको देखने मिलेंगी। तो ऐसे एरिया में उनका ऑफिस था और मतलब लगभग 100 लोग वहां से आ रहे थे, उन बिल्डिंग से बाहर निकल रहे थे। कुछ लोग जो है वो कार पार्क की तरफ जा रहे थे और कुछ जो है वो रोज ऑफ बसेस की तरफ जा रहे थे, मतलब वो लोग बस स्टैंड वगैरह में जा रहे थे बस पकड़ने के लिए। तो वो बताते हैं कि मेरी आंटी जो है वो मार्केटिंग मैनेजर है एक ऐसी कंपनी में जो कि बिस्किट्स मैन्युफैक्चर करती है। हालांकि जो बिस्किट बनने की फैक्ट्री है वो सिटी के बाहर है, बट उनका ऑफिस जो है वो सिटी के अंदर है। तो उनकी आंटी 50 सेल्स पर्सन को सुपरवाइज करती हैं, ठीक है, मतलब उनकी आंटी कौन है, सेल्स मैनेजर, और उनके अंडर 50 सेल्स पर्सन है जो कि सिटी के डिफरेंट पार्ट्स में जाते हैं और वो सेल करते हैं। तो उन लोगों को क्या करना होता है, अलग अलग शॉपकीपर से ऑर्डर्स लेने होते हैं और उनसे पेमेंट लेनी होती है। तो उनकी आंटी सुधा ने पूरी सिटी को 6 रीजन्स में डिवाइड कर रखा है एंड हर एक रीजन के सेल्स पर्सन से वो हर हफ्ते मिलती हैं, ठीक है। वो उनके प्रोग्रेस रिपोर्ट देखती हैं, उनसे उनकी प्रॉब्लम्स डिस्कस करती हैं कि उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो वो हर एक सेल्स पर्सन से, हर एक रीजन के सेल्स पर्सन से ये सभी बातें करती हैं और उनको पूरे सिटी का सेल्स प्लान करना होता है कि किस तरह की सेल्स होगी, क्या क्या चीजों पे फोकस करना पड़ेगा और मिनिमम कितनी जो बिस्किट्स हैं उनकी सेल होनी चाहिए। तो कुछ उस तरह की चीजें उन्हें प्लान करनी पड़ती हैं। उन्हें कभी कभी बहुत देर तक भी काम करना पड़ता है और अलग अलग प्लेसेस में उन्हें ट्रैवल भी करना पड़ता है। अब जो उनकी आंटी हैं सुधा, उनको एक रेगुलर सैलरी मिलती है हर महीने और वो परमानेंट वर्कर हैं कंपनी के साथ। मतलब कि जैसे हमने निर्मला के केस में देखा, जो डेली वेज लेबरर्स थे उनके केस में देखा, या फिर हमने बच्चू मांझी की कहानी पढ़ी, तो उनकी तरह जो सुधा थी वो नहीं थी। सुधा की जो है वो परमानेंट जॉब थी, उनको हर महीने पैसा मिलता था एंड शी कैन एक्सपेक्ट हर जॉब टू कंटिन्यू फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। कि सुधा जो है वो एक्सपेक्ट कर सकती थी कि उनकी जो जॉब है वो काफी टाइम तक चलने वाली है और क्योंकि वो परमानेंट वर्कर थी कंपनी के साथ तो उनको दूसरे बेनिफिट्स भी मिलते थे। उनको उनके महीने की सैलरी तो मिलती ही मिलती थी, बट उसके साथ और भी बेनिफिट्स मिलते थे, जैसे कि सेविंग्स फॉर ओल्ड एज।
जो बुढ़ापे के लिए कुछ सेविंग्स, तो उनकी सैलरी का कुछ पार्ट जो है वो गवर्नमेंट के एक फंड में जमा कर दिया जाता था, जिसपे उनको इंटरेस्ट भी मिलता है, और जब वो रिटायर होंगी तो वो मनी उनको पूरा मिल जाएगा वापस, और जिसपे वो अपनी आगे की लाइफ चला सकती हैं। हॉलीडेज की बात करें तो उनको संडेज एंड नेशनल हॉलीडेज मिलते हैं, उनका दिन ऑफ रहता है। उन्हें ऐसा नहीं होता कि डेली काम कर रहे हैं तभी पैसा मिलेगा, नहीं, वो संडेज को ऑफ रहता है उनका दिन, और नेशनल हॉलीडेज पे भी उनको छुट्टी मिल जाती है। और उसके बाद उन्हें कुछ दिन जो है वो एनुअल लीव की तरह भी मिलते हैं, मतलब साल में कुछ दिन की उन्हें नॉर्मल छुट्टी मिलती है ऐसे ही। बाद में मेडिकल फैसिलिटीज फॉर हर फैमिली, तो उनको उनके लिए और उनकी फैमिलीज के लिए, उनकी जो फैमिली मेंबर्स हैं उनके लिए कुछ मेडिकल एक्सपेंसेस का खर्चा जो है वो कंपनी उठाती है। कंपनी कुछ हद तक उनके जो मेडिकल एक्सपेंसेस हैं उनको बियर करती है, और अगर वो बीमार पड़ जाती हैं तो भी उनको उस टाइम की लीव मिलती है, छुट्टी मिलती है, और उनकी सैलरी से भी नहीं काटा जाता। इफ यू कंपेयर हर सिचुएशन विद बच्चू वांझी's सिचुएशन, दैट he told us that whenever he fell ill, he cannot do any work, he has to pull a cycle rickshaw, so how can he do that if he is ill? So जिस दिन वो बीमार होता है उस दिन वो काम नहीं कर पाता, और जिस दिन वो काम नहीं कर पाता उस दिन उसको पैसे भी नहीं मिलते। But now if you will look at the case of Sudha, here the situation is different. If she falls ill, she can have her leave, and that too paid leave, मतलब उसको उस छुट्टी के लिए भी पैसे मिलते हैं। Her salary is not cut if she takes this leave. अगर वो मेडिकल लीव लेती है तो उसकी जो सैलरी है वो कट नहीं होती उस दिन की। अब सुधा की ही तरह बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे वर्कर्स हैं जो कि ऑफिस में काम करते हैं, फैक्ट्रीज में काम करते हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में काम करते हैं, जो कि रेगुलर एंड परमानेंट वर्कर्स हैं। ठीक है, तो बहुत सारे लोग हैं जिनकी जो जॉब है वो एक तरह से परमानेंट है, रेगुलर है, वो हर टाइम सेम ऑफिस को अटेंड करते हैं, सेम ऑफिस में जाते हैं और अपनी फैक्ट्री में जाते हैं काम करने के लिए। उनका जो वर्क है वो क्लियरली आइडेंटिफाइड होता है, क्लियरली पता चलता है कि क्या काम वो कर रहे हैं, कितना उन्होंने प्रोग्रेस किया है, वो सब चीजें देखी जाती हैं। इन लोगों को रेगुलर सैलरी मिलती है, और जैसा कि हमने कैजुअल वर्कर्स के केस में देखा था, निर्मला की कहानी पढ़ी थी कि उसको कभी भी जब भी जो फैक्ट्री में काम कम होता है तो उसको निकाल दिया जाता था, तो ऐसा इन लोगों के साथ नहीं होता। दे विल नॉट बी आस्क्ड टू लीव इफ द फैक्ट्री डज नॉट हैव मच वर्क। अगर फैक्ट्री में ज्यादा काम नहीं होगा फिर भी इन लोगों को काम छोड़ने के लिए नहीं कहा जाएगा। सो हमारी नरेटर जो है वो फिर बाद में अपनी आंट की कार में बैठकर घर चले जाती हैं। वो एग्जॉस्ट हो जाती हैं, वो कहती हैं कि एग्जॉस्टेड, कि वो पूरी थक चुकी होती है, वो इतना घूमती हैं, मार्केट में जाती हैं, फैक्ट्री वर्क एरिया में जाती हैं, अपने आंटी के ऑफिस जाती हैं, तो वो थक चुकी होती हैं। बट वो कहती हैं कि बट मजा बहुत आया, इतने सारे लोगों के बारे में जानने को मिला, इतना सिटी का पूरा माहौल देखने के लिए मिला। एंड आई होप आपको भी ये पूरी कहानी, ये पूरा चैप्टर पढ़ के मजा आया होगा, जानने मिला होगा कि शहर का क्या माहौल होता है, और जो लोग शहर में रहते होंगे वो अपना रिलेट कर पाए होंगे कि उनके शहर में क्या होता है और जो हमारी कहानी में हुआ उससे, और जो लोग गांव में रहते हैं वो लोग को एक पता चला होगा कि किस तरह शहरों में काम होता है, किस तरह लोगों की लाइफ होती है शहरों में। तो जो नरेटर है वो कहते हैं कि एंड आई थॉट हाउ इंटरेस्टिंग दैट सो मेनी पीपल डू सो मेनी डिफरेंट थिंग्स इन द सिटी, कि किस तरह बहुत सारे लोग हैं और वो सभी लोग अलग अलग तरह का काम करते हैं। भले वो एक दूसरे से कभी ना मिले हों, बट उनका जो काम है वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, और ये जो काम है ये लोग सभी मिलके सिटी लाइफ बनाते हैं। जो सिटी की जिंदगी है ये सभी लोग मिलकर बनाते हैं। भले वो एक दूसरे को नहीं जानते, बट फिर भी वो जो भी काम करते हैं उसके जरिए वो सिटी लाइफ बनाते हैं। So with this, we come to the end of our chapter number 9, that is the last chapter of class 6 civics. I hope you like this video, and if you do, then please give it a thumbs up. Please subscribe the channel and don't forget to press the bell icon so that you never miss an update. So we will meet in the next video with a new topic. Till then, take care, keep working hard, keep studying. So we will meet soon.